तो कल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट की थी। तो कल हमने समझा था एक्सेप्शन क्या होती है, कितने तरीके की होती है और उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कल हमने देखा था ट्राई और कैच में हम हैंडल करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमको लगता है कि इस कोड की वजह से एक्सेप्शन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर किसी ने बी की वैल्यू 0 दे दी तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन आएगी ही, बस मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन तभी आएगी जब कोई बी की वैल्यू 0 देगा। अगर बी की कोई वैल्यू देगा, चाहे 1 2 3 या माइनस में भी कोई नंबर देगा, तब भी हमें कोई एरर नहीं आएगी। बट हम ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्राई ब्लॉक में हमेशा एरर आती ही आती है, बट ट्राई ब्लॉक में एक चांस होता है, या ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमको चांस लग रहा है कि इसमें एरर आ सकती है। ठीक है, कैच ब्लॉक क्या होता है? कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद लिखा जाता है। ठीक है, और कैच ब्लॉक के अंदर जब हम कैच ब्लॉक लिखते हैं उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं एक्सेप्शन। हम कोई एक्सेप्शन पास करते हैं, जनरली हम एक्सेप्शन पास करते हैं। जो हमारे हायरार्की होती है थ्रोएबल, थ्रोएबल के बाद जो एक्सेप्शन क्लास होती है हम उसको पास करते हैं जनरली। ठीक है, ये हमने एक्सेप्शन पास की और उसका रेफरेंस। ठीक है, एक तरह से जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट टी, तो वही हमने उसका एक्सेप्शन का रेफरेंस ठीक है ये पास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आएगी तो उस क्लास तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, अब वो एक्सेप्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो सकती है, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है, वो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हो सकती है। तो उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेरेंट क्लास, इन सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, या फिर हमारी जितनी भी एक्सेप्शन है, तो इन सब की एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, इसके ऊपर थ्रोएबल भी है, तो हम थ्रोएबल भी पास कर सकते हैं, बट जनरली हम एक्सेप्शन पास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी किसी भी तरीके की एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो पेरेंट एक्सेप्शन का जो पेरेंट है, कौन सी एक्सेप्शन, वो पास कर रहे हैं, इसलिए कोई भी एक्सेप्शन इसमें आएगी वो इसमें हैंडल कर सकते हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे जब हम दो क्लास बनाते थे, क्लास ए बनाई और क्लास बी बनाई जिसमें एक्सटेंड किया ए को। ठीक है, तो जब हम ए का ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते थे, ए इक्वल टू न्यू बी, मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के रेफरेंस में आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि मान लिया कि ट्राई ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, तो क्या होगा? पेरेंट का हमने रेफरेंस बनाया है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन ई, और इसमें जो भी एरर आएगी, एक्सेप्शन आएगी, मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, तो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, हमने क्या रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है इंटरनली कि चाइल्ड क्लास का जो भी चाइल्ड क्लास है, एक्सेप्शन की जो भी एक्सेप्शन आ रही है वो सब चाइल्ड क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने पेरेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात सब समझ में? सर इसमें ऑब्जेक्ट का बन रहा है, ऑब्जेक्ट तो इसमें कैच ब्लॉक में कहीं दिख ही नहीं रहा। कैच ब्लॉक में ये दिख रहा है आर्गुमेंट, यस आर्गुमेंट दिख सर। रहा है। तो यहाँ से जो एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक में से, मान लो इस स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आई, तो उस स्टेटमेंट जो एक्सेप्शन आई उसका ऑब्जेक्ट, मान लो आपने 10 को डिवाइडेड किया 0 से, तो कौन सी एक्सेप्शन आई? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? जेवीएम, क्योंकि जेवीएम इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। जो भी एक्सेप्शन आती है वो जेवीएम क्या करेगा? उसका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे बनेगा? न्यू करके, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, हम नहीं बना रहे, वो इंटरनली जेवीएम बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को इसमें पास करेगा, कैच ब्लॉक के में जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब या तो यहाँ पे हम इसको
होल्ड करने के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, इसको होल्ड करने के लिए या तो हम रेफरेंस बना लें अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, या फिर हम इसकी पेरेंट का एक्सेप्ट रेफरेंस बना लें। आई बात समझ में या नहीं आई? सर डॉट को जो कोई बना रहे हैं अपने या फिर अर्थमेटिक क्लास का बनाए, तो इसमें कोई डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो वो चीज़ आगे 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 क्लियर होगी। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम कि हम एक जनरल डिसाइड कर दिया कि कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो इसमें हैंडल हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सेप्शन क्लास है वो पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए ट्राई ब्लॉक में, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन आए, ठीक है, कोई सी भी एक्सेप्शन आती है तो हमको अलग अलग नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हमने एक्सेप्शन लिख दी कि कोई, क्योंकि एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है, तो कोई भी एक्सेप्शन हम इसमें आएगी वो पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड हो जाएगी। देखो इस केस में आप समझ रहे हो, ये वाला केस आपको ओके पता सर। है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह मैं ऑब्जेक्ट क्लास ले लूँ, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू न्यू बी, तो कोई दिक्कत होगी? नो सर। नो, क्योंकि ये सबकी पेरेंट है। तो वही केस हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्शन इसलिए पास कर रहे हैं ताकि ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आए वो इसमें होल्ड कर सके उसके रेफरेंस को, ठीक है। बाद में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ तो और समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं हम इसका, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम एक फाइनली ब्लॉक और पढ़ते हैं। फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है? फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक रिटर्न आफ्टर अ ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, मतलब आफ्टर अ ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक होता है उसको हम या तो ट्राई ब्लॉक के बाद लिखते हैं, जैसे ट्राई ब्लॉक हमने लिखा उसके बाद लिखते हैं, या कैच ब्लॉक के बाद लिखते हैं, ठीक है। अब जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। हमेशा का मतलब क्या? कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? हर्ष, ट्राई जो कैच ब्लॉक होता है वो हमारा, जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम अपन ने प्रोग्राम लिखा ये, ठीक है, ये पूरा एक प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ट्राई ब्लॉक है और कैच ब्लॉक भी है, जी। दोनों ब्लॉक है। तो हमेशा ट्राई और कैच दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे हमेशा या नहीं होंगे? जैसे प्रोग्राम यहाँ से रन करना चालू हुआ तो यहाँ पे कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं सर, ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आएगी तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था, ठीक है। तो कैच ब्लॉक में क्या होता है? हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होता है। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है। तो हम कह सकते हैं ट्राई ब्लॉक तो हमेशा मतलब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब ट्राई ब्लॉक में भी क्या क्या ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा? क्या ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा? हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मान लिया यहाँ पे 10 लाइन का कोड है, ठीक है, और 5वीं लाइन पे ऐसा कोड लिखा हुआ जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई। तो जब भी एक्सेप्शन आती है तो वहीं से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। 5 लाइन इसने हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ तक आया, और 6वीं लाइन पे कोई एक्सेप्शन आ गई तो इसकी बाद की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल कहाँ चला जाता है? कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो इसके बाद की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है बट पूरा एग्जीक्यूट हो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। बट जो हमारा फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा, चाहे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, चाहे ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो या नहीं हो, क्या फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। आई बात समझ में? चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, एक टेस्ट क्लास ली है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने क्या किया? ट्राई ब्लॉक लिखा,
ट्राई ब्लॉक में हम सिस्टम सिंपली क्या कर रहे हैं, पहले एक मैसेज डाल रहे हैं एंटर इन ट्राई ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गए, हमारा कंट्रोल जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, आई को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो हमने आई डिफाइन किया 10 उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने कैच ब्लॉक लिखा, उसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आती है, ठीक है, इस ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते वक्त कोई एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए हमने कैच ब्लॉक लिखा और उसके अंदर हमने एक्सेप्शन पैरामीटर पास किया, एक्सेप्शन ई। तो ये ई जो है वो रेफरेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फिर से एक मैसेज डाला, क्या डाला मैसेज, एंटर इन कैच ब्लॉक, जिससे हमको पता चल जाए कि हम कैच ब्लॉक के अंदर आ गए, हमारा जो कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक के अंदर है। अब क्या होता है, जो एक्सेप्शन ई जो रेफरेंस है, जो एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन भी क्लास है, उसके अंदर कई सारे मेथड होते हैं। उनमें से एक होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। क्या होता है, एक प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये हमको ये बताता है, ये मेथड क्या करते हैं, हम जो ये रेफरेंस लिया है उससे हम कॉल करते हैं। 2-3 मेथड होते हैं, तो उसमें से एक मेथड ये होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये हमको ये बताता है कि हमारी जो क्लास है उसमें एक्सेप्शन कहाँ आई है, कौन सी एक्सेप्शन आई है और कौन सी लाइन नंबर पे आई है, ठीक है। वो कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कि आपकी इस लाइन पे एरर आई है, एक्सेप्शन आई है और ये वाली एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। कौन सा मेथड देता है, एक्सेप्शन क्लास का प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रेस। उसके बाद हमने लिखा है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में हमने सिंपली एक मैसेज डाला है, फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो आउटपुट आएगा 2। तो पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, इस पर, इसको प्रिंट करेगा, एंटर इन ट्राई ब्लॉक, आई को डिवाइड करेगा 5 से, 10 को डिवाइड करेगा 5 से, 2 आएगा। पहले ये प्रिंट किया फिर 2 आया, ठीक है। तो ये ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच ब्लॉक को उसने छोड़ दिया, कैच ब्लॉक को छोड़ देगा, बट फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल फाइनली ब्लॉक पे आएगा और यहाँ पे इसके अंदर जो भी मैसेज होगा, जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इसमें क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कराया कि फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम। तो फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम, ठीक है। तो फ्लो समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब हम इसमें यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बना के देखते हैं। सिंपली अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं पहले हम मैसेज डाल देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गए हैं, हमारा कंट्रोल वो ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस आई की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, आई डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हम प्रिंट कराते हैं। अब देखो, ट्राई के बाद या तो आपको फाइनली लिखना पड़ेगा या कैच लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, इसको कैच ब्लॉक लिखते हैं, कैच। उसमें हमको पैरामीटर पास करना होता है, ठीक है, एक्सेप्शन, उसका एक रेफरेंस पास करना होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम इसके अलावा भी जितनी भी एक्सेप्शन है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो भी पास कर सकते हैं, बट वो कब करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मोस्टली जनरली हम एक्सेप्शन ही पास करते हैं, और क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये सबकी पेरेंट है। बट हम जो इंडिविजुअल एक्सेप्शन है, जो इसमें एक्सेप्शन आएगी वो भी हम पास कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक मैसेज डाल दिया ताकि मुझे पता चले अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर जाता हूँ कि भाई मैं कैच ब्लॉक में आ गया हूँ, एंटर इन कैच ब्लॉक, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मुझे ये प्रिंट कराना है, अगर मुझे ये प्रिंट कराना है कि क्या मैं प्रिंट कराऊँ कि एक्सेप्शन क्यों, कौन सी एक्सेप्शन आई है, क्योंकि यहाँ से ट्राई ब्लॉक में से तो एक्सेप्शन आ जाएगी, बट मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी एक्सेप्शन आई है और कौन सी लाइन नंबर पे आई है या किस वजह से आई है। तो वो पता करने के लिए एक्सेप्शन क्लास का एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो कई सारे मेथड होते हैं, बट हमारे काम का प्रिंट स्टैक ट्रेस ये हमको बताता है कि कौन सी एक्सेप्शन आई है हमारे ट्राई ब्लॉक में और कौन सी लाइन नंबर पे आई है, किस वजह से आई है, ठीक है।
इसके बाद हम फाइनली जो ब्लॉक है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, हम लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। फाइनली हमने ब्लॉक लिखा, इसके अंदर हमने एक मैसेज डाल दिया। ओके, ठीक है। सेव किया, अब हम इसको रन करते हैं तो सिंपली क्या होगा कि कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को 5 से डिवाइड करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो फाइनली ब्लॉक पे आएगा और उसको मैसेज प्रिंट कर देगा। फाइनली ब्लॉक हम ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल किस किस में होता है, ऑप्शनल तब होता है जब हमने कैच ब्लॉक लिखा हुआ है। अगर हम कैच ब्लॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर हम कैच ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो हमको फाइनली लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने कैच ब्लॉक हटा दिया, ठीक है, और फाइनली को कमेंट करते हो जैसे आप, तो यहाँ पे एरर आने लगेगी, ये बोलेगा ट्राई के बाद या तो आप फाइनली लिखो या कैच ब्लॉक लिखो, तो ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल है और कैच ब्लॉक भी ऑप्शनल है, या तो ट्राई के बाद कैच लिखोगे आप या फिर ट्राई के बाद फाइनली लिखोगे, दोनों में से एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आया, ठीक है। एंटर एंड ट्राई ब्लॉक, फिर उसको डिवाइड किया, कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम फाइनली ब्लॉक नहीं लिखते, हटा देते हैं, ठीक है, तो सिंपल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आई को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और करते हैं, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे इसके नीचे एक और मैसेज डाल देते हैं, क्या, एंटर इन ट्राई ब्लॉक और एंड इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, एंटर इन ट्राई ब्लॉक, फिर टू प्रिंट किया, फिर एंड इन ट्राई ब्लॉक, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला हुआ, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। बट जब एक्सेप्शन आएगी तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी 8 नंबर लाइन पे, तो इसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे, ये वाली लाइन है, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यहीं से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल चला जाएगा कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो। तो अब क्या हुआ, क्या 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 हुआ, देखो एंटर एंड ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में गया, यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो यहाँ से कंट्रोल गया, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसकी ऊपर वाली लाइन में एक्सेप्शन आ गई। उसके बाद कैच ब्लॉक में गया, एंटर एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद फाइनली ब्लॉक में गया, और उसने जो ये जो मेथड था इसकी वजह से उसने क्या प्रिंट करके दे रहा है हमको, ये बताएगा कि जो एक्सेप्शन आई है वो कौन सी एक्सेप्शन आई है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मतलब ये जो एक्सेप्शन क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, और एक्सेप्शन का नाम है अर्थमेटिक, और किस वजह से आई है, डिवाइडेड बाय 0, कि आपने 0 से डिवाइड किया है उस वजह से आई है। और कहाँ पे आई है, टेस्ट क्लास के मेन मेथड में। तो ये टेस्ट क्लास है, इसका मेन मेथड है, और इसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है, उसमें लाइन नंबर 8 देखो, ये बता भी रहा है लाइन नंबर 8 पे, टेस्ट डॉट जावा 8 नंबर लाइन पे ये एक्सेप्शन आई है, कौन सी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, किस वजह से आई है, आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। आ रही है बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक है आपका, वो चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, दोनों केस में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, दोनों केस में एग्जीक्यूट होता है, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और, ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, ये हम इस तरह से हैंडल करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक में। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है उसमें मैंने वही किया है कि एक्सेप्शन 0 से डिवाइड किया है, तो हमारी एक्सेप्शन आई है एंटर एंड ट्राई ब्लॉक, फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, और प्रैक्टिकल करके भी हमने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा हमने कि एक्सेप्शन आ रही है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, और एक्सेप्शन नहीं आ रही तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। बट क्या कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कंडीशन है या ऐसा तरीका है जहां पे हम फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से रोक सकें? व्हेन फाइनली ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनका यूज करके हम फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इफ वी राइट सिस्टम डॉट एग्जिट इन ट्राई और इन कैच ब्लॉक, मतलब एक एग्जिट करके एक मेथड होता है। क्या होता है? एग्जिट करके मेथड होता है। किस क्लास का? सिस्टम क्लास का। सिस्टम क्लास का एक एग्जिट मेथड होता है, अगर हम वो लिख दें किसमें? ट्राई ब्लॉक में या कैच ब्लॉक में, तो हम फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं। कैसे? देखो, हम क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया एंड में, और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट एग्जिट कर दें। ठीक है, अब इस एग्जिट में हमको कोई एक नंबर देना होता है, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी। मैंने 0 दे दिया। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसको रन करता हूं तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन नहीं आई, और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्लियर है? सर इस नंबर का कुछ आइडिया है, मतलब देखो, इसका क्या मतलब एक रहता है इसका? नंबर जीरो आप से कुछ, वन तक वो, अपन वो आप करते कुछ हैं भी देखो, इंटीजर वैल्यू मांगता है वो। बस चीज ये होती है कि जब आप 0 पास करते हो तो जो आपका प्रोग्राम है उसका जो एग्जिट होता है प्रोग्राम से, मतलब ये क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। जो आपका जेबीएम प्रोग्राम रन कर रहा है, जेबीएम को एग्जिट कर रहा है। तो 0 का मतलब होता है एक नॉर्मली एग्जिट कर रहा है, मतलब एक होता है किसी को भगाना, तो एक होता है भाई तू चला जा यहाँ से, तो वो काम कर रहा है 0, कि जेबीएम को बोल रहा है भाई अब इसके आगे एग्जीक्यूट मत कर, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट मत करना। एक होता है अब नॉर्मली, अब नॉर्मली मतलब भाग यहाँ से। तो अगर 0 के अलावा हम कुछ भी देते हैं, 1 10 कोई भी इंटीजर वैल्यू देते हैं, उसका मतलब होता है अब नॉर्मली टर्मिनेशन जेबीएम का। ये मतलब जेबीएम नहीं चाहता लेकिन उसको धक्का मार के भगा दिया, एग्जिट कर दिया प्रोग्राम से। 0 का मतलब है कि भाई तू चला जा, जेबीएम आराम से चला गया। ठीक है, तो नॉर्मली एग्जिट के लिए 0 हम पास करते हैं, और अब नॉर्मली एग्जिट के लिए हम लोग कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल में ऐसे कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे बस एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, जब आप उसको आंसर करते हो कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो वो उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है, क्या कोई ऐसा चांस है जिसकी वजह से आप फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हो। बाकी हम फाइनली ब्लॉक लिखते ही इसीलिए हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा कोड, या आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये बताना कि सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड होता है जिसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से। उसमें हम नंबर पास करते हैं, अगर वो पूछता है कि नंबर क्यों पास करते हैं 0 या कुछ, तो आप बोल सकते हो 0 का मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, आराम से जेवीएम चला जाए। और कोई अदर नंबर पास करता है 0 के अलावा तो वो होता है अब नॉर्मली टर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा होता है व्हेन जेवीएम क्रैश, मतलब फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? मान लिया जेबीएम है, जेबीएम आपके प्रोग्राम को रन करता है, जेबीएम प्रोग्राम को रन कर रहा है, और जेबीएम क्रैश हो जाए या बंद हो जाए प्रोग्राम को रन करते करते, तो उस समय भी आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस समय तो फाइनली ब्लॉक छोड़ो, आपका प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप मान सकते हो कि जहाँ पे आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है हर्ष? यस सर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अच्छा, अब
कुछ बेसिक रूल है ट्राई कैच ब्लॉक के, ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक के कुछ बेसिक रूल है। ये जो रूल है देखो आपको इंटरव्यू पर्पज से हेल्प करेंगे, बाकी जब आप कंपनी में काम करोगे तो सिंपल आप क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। सिंपल आपको ट्राई ब्लॉक लिखना पड़ेगा, आपको कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। फाइनली ब्लॉक भी आपको ज़रूरत होती है तो ही लिखते हो, नहीं होती तो नहीं लिखते हो, बट ट्राई के साथ कैच हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि आपका मकसद ही यही है कि मैं एक्सेप्शन को हैंडल करूं, तो एक्सेप्शन आए तो मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूं। और हैंडल का मतलब होता है कि मुझे पता चले कि कौन सी एक्सेप्शन आई है। तो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे ही चलेगा कि एक्सेप्शन जो कैच ब्लॉक है उसमें हम जो एक्सेप्शन पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका हम प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड कॉल कर रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम में ये एरर आ रही है तो मैं उसको ठीक कर सकूं। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बेसिक रूल होते हैं ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के। क्या रूल होता है, पहला, कोड प्रेजेंट इन ट्राई ब्लॉक मे और मे नॉट रेज द एक्सेप्शन। रेज का मतलब होता है आना, कोड प्रेजेंट इन ट्राई ब्लॉक मे और मे नॉट रेज द एक्सेप्शन, मतलब ये हुआ कि ट्राई ब्लॉक में जो भी कोड होता है उसमें एक्सेप्शन आ सकती है और नहीं भी आ सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, मतलब ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक को हम अकेले अकेले नहीं लिख सकते। मतलब कहने का यह है कि मैं चाहूँ ट्राई ब्लॉक को अकेला लिख दूँ, ठीक है, ट्राई ब्लॉक अकेला लिख दिया, काम नहीं करेगा, एरर आएगी। मैंने सोचा कि मैं फाइनली हटा दूँ और ट्राई भी हटा दूँ, कैच अकेला लिख दूँ तो भी काम नहीं करेगा, तो भी एरर होगी। और मैं समझूं मैं ट्राई और कैच दोनों हटा दूं, फाइनली अकेला लिख दूं तो भी एरर आएगी। तो मतलब सीधा कहने का है ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक को हम अकेले अकेले नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, देखो ये चीज़ आपको भले ही कंपनी में काम करते वक्त काम नहीं आएंगी, बट ये चीज़ इंटरव्यू में काम आएंगी, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपकी नॉलेज चेक करना चाहेगा तो वो आपके आगे सिंपल इतना कोड लिख देगा। ठीक है, इतना कोड लिख दिया मान लिया उसने, अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक को अकेले अकेले नहीं लिख सकते, और आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ट्राई ब्लॉक में वो तो कॉपी पे लिखेगा या नोटपैड पे लिखेगा और पूछेगा आउटपुट क्या आएगा। अगर आपके दिमाग में यही आया कि ट्राई ब्लॉक में ऐसा होता है कि एक्सेप्शन आ भी सकती है नहीं आ सकती, इसमें एक्सेप्शन आने रही तो आप बता दोगे, तुरंत बता दोगे आउटपुट इसका ये आ जाएगा, एंटर इन ट्राई ब्लॉक दो और एंटर इन एंड इन ट्राई ब्लॉक, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको यही चेक कर रहा है। अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बोल दोगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी इसमें। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कैच और फाइनली बोथ आर शुड फॉलो ट्राई ब्लॉक। मतलब क्या है, फॉलो का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, किसी को फॉलो करना मतलब पीछा करना। तो कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक है ना, वो ट्राई ब्लॉक के बाद लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैच ब्लॉक को पहले लिख दें, ये ट्राई ब्लॉक के या फाइनली ब्लॉक को पहले लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैच ब्लॉक को पहले लिख दिया और ट्राई ब्लॉक को बाद में लिख दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक जो होते हैं वो ट्राई ब्लॉक के बाद ही आते हैं। ठीक है, वो ट्राई ब्लॉक को फॉलो करते हैं। क्लियर है, क्लियर, तीनों पॉइंटों में कोई यस सर। ठीक है, होगा। चौथा पॉइंट, कैच ब्लॉक इज ऑप्शनल व्हेन फाइनली ब्लॉक इज प्रेजेंट। क्या कह रहा है कि अगर फाइनली ब्लॉक है तो कैच ब्लॉक ऑप्शनल है, मतलब कैच ब्लॉक आप लिखो या नहीं लिखो अगर फाइनली ब्लॉक है तो। इसका उल्टा भी है कि अगर कैच ब्लॉक है तो फाइनली ब्लॉक लिखो या नहीं लिखो, फाइनली ब्लॉक हटा दूं मैं तो ठीक है, तो दोनों ब्लॉक कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल है, बट दोनों में से एक होना चाहिए ट्राई के साथ। ट्राई अकेला नहीं रह सकता, या तो ट्राई के संग कैच आएगा या ट्राई के संग फाइनली आएगा, बट अकेला नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली ब्लॉक इज ऑप्शनल व्हेन कैच ब्लॉक इज प्रेजेंट। ठीक है, वही कह रहा है कि फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल होता है कि फाइनली ब्लॉक को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते अगर कैच ब्लॉक है तो। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट हैव कैच और फाइनली ब्लॉक विदाउट ट्राई स्टेटमेंट। वी कैन नॉट हैव कैच और फाइनली ब्लॉक विदाउट अ ट्राई स्टेटमेंट। मतलब क्या, अगर हम सोचें कि कैच और फाइनली ब्लॉक लिख देते हैं और ट्राई नहीं लिखते
ट्राई नहीं लिखते, ट्राई को हटा दो और कैच और फाइनली लिख दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैच और फाइनली अकेले पॉसिबल नहीं है, आपको ट्राई लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट राइट एनी कोड बिटवीन ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। सातवें पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूँ, वी कैन नॉट राइट एनी कोड बिटवीन ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक। ये मेरा ट्राई ब्लॉक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और कैच ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो ट्राई और कैच के बीच में, ट्राई ब्लॉक और कैच के बीच में मैं सोचूं कि कोई स्टेटमेंट लिख दूं इनके बीच में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, या इन दोनों के बीच में कोई भी कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ट्राई और फाइनली लिख रहे हो तो इनके बीच में भी आप कोई कोड नहीं लिख सकते। ये तीनों एक के बाद एक ही आते हैं, इनके बीच में आप कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ सातवां पॉइंट? यस सर। आठवां पॉइंट, सर इसमें एक चीज और बताना सर, हाँ, फाइनल में लिख सकते हैं क्या, फाइनल और कैच, नहीं 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 फाइनल और कैच के बीच में? नहीं, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। इन तीनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ये पक्के दोस्त हैं। ठीक है, ये पक्के दोस्त हैं, इनके बीच में कोई नहीं आएगा कभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है, जैसे नेस्ट होता है घोंसला, घोंसला क्या होता है, एक के अंदर एक होता है। जैसे क्या करती है बर्ड, अपना जो घोंसला बनाते हैं उसको बुनती है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक ट्राई के अंदर हम ट्राई कैच और फाइनली तीनों ब्लॉक लिख सकते हैं। ट्राई इनसाइड अनदर ट्राई और कैच और फाइनली। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक कैन बी नेस्टेड, मतलब हम ट्राई के अंदर, एक ट्राई के अंदर फिर से ट्राई कैच और फाइनली तीनों ब्लॉक लिख सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि मान लिया एक ट्राई ब्लॉक हमने लिखा, देखो ये समझो, हमने एक ट्राई ब्लॉक लिखा, ठीक है, ठीक है, इसका कैच ब्लॉक लिखा, ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया, और फाइनली ब्लॉक लिखा। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्राई कैच ब्लॉक कैन बी नेस्टेड, मतलब ट्राई के अंदर हम फिर से एक और ट्राई, एक और ट्राई, इसी देखो एक ट्राई यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इसी ट्राई के अंदर हम एक और ट्राई, एक और कैच और एक और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। एक मतलब हम कितने भी ट्राई के अंदर फिर से ट्राई, ट्राई के अंदर कितने भी ट्राई हम लिख सकते हैं। मतलब हम ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली तीनों ब्लॉक लिख सकते हैं, कैच के अंदर भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है, वी कैन हैव ओनली वन फाइनली ब्लॉक विद अ ट्राई ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे जब एक्सेप्शन की बात आ रही है ना कैच, तो हम एक ट्राई ब्लॉक के साथ कई सारे कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, एक ट्राई ब्लॉक के साथ कई सारे कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, बट फाइनली ब्लॉक एक ही होता है। पॉइंट समझो, वी कैन हैव ओनली वन फाइनली ब्लॉक विथ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के साथ एक ही फाइनली ब्लॉक होगा, ठीक है, दूसरा फाइनली ब्लॉक हम लिखेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, एरर देगा। तो हम दो फाइनली ब्लॉक नहीं लिख सकते, बट दो कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, दो कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, बस हमें उनकी एक्सेप्शन चेंज करनी होगी। ठीक है, एक्सेप्शन चेंज करनी होगी, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना समझ लो कि हम एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, बट फाइनली ब्लॉक सिर्फ एक लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दो कैच ब्लॉक लिख दिए, ये हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट यहाँ पे समझने लायक बस यही है कि एक ट्राई ब्लॉक के लिए हम सिर्फ एक फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं और मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ओके ओके। तो पहले अब ये 10 पॉइंट आप पढ़ लो, 2 मिनट, 1-2 मिनट का टाइम है। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ, ठीक है, और पढ़ लो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मल्टीपल कैच ब्लॉक का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कई सारे कितने भी ब्लॉक लिख सकते हो। अब जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, इसका रन टाइम एक्सेप्शन हो जाए कर दूँ, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने 3 कैच ब्लॉक लगा दिए, ठीक है। अब देखो मैंने यहीं पे बताया होगा या आगे बताऊंगा, हाँ ठीक। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा करते हैं तो इसके पीछे के क्या रूल्स हैं, ये आगे आएगा। जैसे मैंने पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा, फिर रन टाइम एक्सेप्शन लिखा, फिर एक्सेप्शन लिखा। अब अगर इसमें ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें ये वाला जो कैच ब्लॉक है, ये वाला जो कैच ब्लॉक है, इसको मैं ऊपर लिख दूं सबसे, तो ये एरर देगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये आगे मैंने बताया हुआ है, तो ठीक है, आगे और क्लियर होगा। तो जब भी हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम आगे आगे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक रूल्स ऑफ कैच ब्लॉक। जैसे ट्राई ब्लॉक के बेसिक रूल्स है, कैच ब्लॉक के कुछ बेसिक रूल्स है, क्या है? वन ट्राई ब्लॉक, वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव, हेलो, वन ट्राई ब्लॉक, सर एक चीज इसमें मतलब थोड़ा बैक करें। हाँ सर उसमें एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपने जो लिखी थी कैच ब्लॉक में, हम्म। तो उसमें दोनों बार आपने जो रेफरेंस वेरिएबल लिया है तो वो ई लिया है, तो अपन जैसा नॉर्मली क्लास में कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। नॉर्मली क्लास का ले रहे हैं मतलब? मतलब नॉर्मली दो अपन चाइल्ड पेरेंट क्लास बनाते हैं तो उसमें सेम रेफरेंस वेरिएबल को दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। भले ही अपन ऑब्जेक्ट हमारा क्लास का बनाएंगे तो नहीं, जैसे आपने मतलब ऊपर जो केच ब्लॉक लिया है फर्स्ट में पहले हाँ। नंबर पे, तो ये उसमें लिया है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई लिया है रेफरेंस। हाँ हाँ अब दूसरा जो 60 नंबर क्लास है हाँ उसमें आपने रन टाइम एक्सेप्शन ई लिया है। हाँ तो ई और ई जो सेम सेम रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं, हाँ। तो ऐसा अपन नॉर्मली अपन पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें तो कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका लोकल हो गया ना, ये लोकल पैरामीटर हो गया, ये इसका पैरामीटर है, ये इसका पैरामीटर है, ये इस वाले कैच ब्लॉक का पैरामीटर है, ये इस वाले कैच ब्लॉक का पैरामीटर है, ये लोकल पैरामीटर हो गए ना। जैसे देखो, अच्छा। जैसे यहाँ पे आपने इंट आई लिया, तो इसके अंदर आप इंट आई इक्वल टू 10 दूसरा नहीं ले सकते क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। बट ये इसके अंदर आप ले सकते हो, सॉरी, मेथड के अंदर आप ले सकते हो। यहाँ पे तो एक ट्राई ब्लॉक नहीं होता, एक मेथड में बनाऊं, पब्लिक वॉइड एम,
इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं एक और लेना चाहूँ इंट ए इक्वल टू 10 तो नहीं ले सकता, डुप्लीकेट बोलेगा। बट इसी ए इक्वल टू 10 को मैं मेथड के अंदर ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, क्योंकि ये जो ए है ये ग्लोबल है, ये लोकल है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। ये इसी के अंदर काम करेगा ये वाला ए, और ये जो ए है इस मेथड के बाहर है, ये पूरी क्लास में काम करेगा। तो ऐसे ही जो ई है जो लिया है इसमें, उसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, वो इसके अंदर ही रहेगा ई, ये वाला ई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ई है वो इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक, 22 लाइन से लेके 25 लाइन नंबर तक, ये इसका लोकल है। आई बात समझ में? यस सर। अब कैच ब्लॉक का क्या रूल होता है? वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के समझना रूल, ठीक है। वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक इफ एनी एक्सेप्शन कम्स इन ट्राई ब्लॉक, then only one catch block will be executed from multiple catch block which is suitable to handle the exception which occur or raise in try block। मतलब क्या कह रहा है कि एक ट्राई ब्लॉक के कई सारे कैच ब्लॉक तो हो सकते हैं, कई सारे हम कैच ब्लॉक लिख दें, बट जब एक्सेप्शन आएगी तो उनमें से सारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैं देखता हूँ मैंने एग्जाम्पल है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओके, वन वन मल्टीपल कैच ब्लॉक अपर कैच ब्लॉक ओके शुड हैंडल चाइल्ड एक्सेप्शन, ओके ठीक, हैंडल बताया, ठीक है। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि जब आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखोगे तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक हैंडल, एक एक जो है वो एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 कैच ब्लॉक लिख दिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर मैं एक और लिख दूँ तो भी कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए। अच्छा, और अगर इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है, ये ठीक है, ये सिंपल सा इसको हटाओ पूरे को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कई सारे 3 कैच ब्लॉक लिए हैं, तो जब एक्सेप्शन आएगी तो कौन सा, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, हम मैसेज डाल लेते हैं अलग अलग ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। एंटर इन अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच ब्लॉक, एंटर इन रन, अच्छा आप कोई बता सकता है कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्यों 11 नंबर, क्यों? क्योंकि सर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी ना उसमें, तो जी अरिथमेटिक देखो, क्लास का पहला, एग्जीक्यूट हुआ। हाँ पहली चीज तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अच्छा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी इस वजह से, अगर ये हटा दूं तो अब अब इसमें रन टाइम एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रही, तो रन, कंपाइल टाइम पे तो नहीं आ रही। अगर ये भी नहीं, अच्छा मैं रन टाइम, ये रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रही है वो तो बात ठीक है, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन तो इसका नाम है सिर्फ, ठीक है। ये ये उस वजह से नहीं आ रही जो आप कह रहे हो, एक्चुअल में क्या होगा कि जो भी एक्सेप्शन हमने जिस जिस ऑर्डर में लिखी है, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखी है, तो पहले जो एक्सेप्शन आएगी वो पहले कैच ब्लॉक को चेक करेगी, क्या ये कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आ रही है वो हैंडल कर पा रहा है,
अगर हैंडल कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं नहीं हैंडल कर पा रहा तो नेक्स्ट कैच ब्लॉक पे जाती है, नेक्स्ट कैच ब्लॉक भी हैंडल नहीं कर पा रहा तो उसके नेक्स्ट कैच ब्लॉक पे जाती है। ये है इसका रीज़न, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रन टाइम एक्सेप्शन है और रन टाइम पे आती है इस वजह से, नहीं। पहले सबसे पहले चेक करता है तो सबसे पहला कैच ब्लॉक लिखा है उसको, ठीक है। तो किसमें एंटर इन कैच ब्लॉक, एंटर इन अर्थमेटिक कैच ब्लॉक, एंटर इन अर्थमेटिक कैच ब्लॉक। तो जैसे 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 हम एक्सेप्शन लिखते हैं तो सबसे पहले अगर पहली एक्सेप्शन हमने लिखी वो मिल गई तो उसको वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक्सेप्शन लिखिए, अगर पहली वाली मैच नहीं होती तो दूसरे वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट और है, वो भी हम समझेंगे कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट अभी यहाँ पे बस इतना कह रहा है कि आप जब मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हो तो उसमें से सिर्फ एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एक टाइम पे। आ रही है बात समझ में? हेलो? यस, यस सर। ठीक है। दूसरा है, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन कैच ब्लॉक विद द सेम एक्सेप्शन। इफ वी राइट टू कैच ब्लॉक टू हैंडल सेम एक्सेप्शन, सेकंड कैच ब्लॉक विल गिव एरर सेइंग अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, सिंपल सा। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे हम कि जैसे हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है और ये अगर सेम कैच दो कैच ब्लॉक लें हम और उसमें सेम एक्सेप्शन को हैंडल करवाएं, जैसे ऊपर वाला भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, नीचे वाला भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, तो जो सेकंड वाला कैच ब्लॉक होता है वो एरर देता है आपको, ठीक है। क्या बोलेगा? अनरीचेबल कैच ब्लॉक या इट ऑलरेडी हैंडल, ये बोलेगा कि जो आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो वो पहले से हैंडल हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है कि कैच दो कैच ब्लॉक तो लिख रहे हो बट उनकी एक्सेप्शन अलग अलग होनी चाहिए। सेम नाम की एक्सेप्शन हम दो कैच ब्लॉकों में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, सिंपल है, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन कैच ब्लॉक विद द सेम एक्सेप्शन, सेम एक्सेप्शन की दो कैच ब्लॉक नहीं लिख सकते, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, in the multiple catch block, upper catch block should handle child exception and lower catch block should have parent exception. If we if you handle parent class exception in upper catch block, you will get compile time exception. क्या एक्सेप्शन आएगी? अनरीचेबल कैच ब्लॉक ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इट इज ऑलरेडी हैंडल बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन। मतलब क्या है इसका? देखो कि ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, अब हमें मैं इसको इस एक्सेप्शन को हटा रहा हूँ। जब हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हैं तो हमेशा जो भी चाइल्ड एक्सेप्शन होती है उसको हमको ऊपर लिखना पड़ता है और जो पेरेंट एक्सेप्शन होती है, जो पेरेंट एक्सेप्शन पास कर रहे हैं उसको नीचे लिखना पड़ता है। इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर हमने इसको ऊपर लिखा एक्सेप्शन को तो एरर आएगी। क्या बोलेगा ये कि पेरेंट क्लास क्या होगा, पेरेंट क्लास में कोई सी भी एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक से वो हैंडल हो जाएगी, तो ये वाला कैच ब्लॉक को कभी एग्जीक्यूट होने का चांस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी एक्सेप्शन तो यही हैंडल कर लेगा। कैसी भी एक्सेप्शन आए, अर्थमेटिक आए, नल पॉइंटर आए, इलीगल एक्सेप्शन आए, एयर इंडेक्स ऑफ बॉन्ड आए, क्योंकि ये पेरेंट एक्सेप्शन है, सारी की सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो यहाँ तक इस वाले कैच ब्लॉक पर कंट्रोल कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो वो एक्सेप्शन आप एरर देगा। क्या बोलेगा कि देखो पढ़ो इसको, अनरीचेबल कैच ब्लॉक, ये वाला जो कैच ब्लॉक है यहाँ तक कंट्रोल कभी रीच ही नहीं कर पाएगा, कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? इट इज ऑलरेडी हैंडल अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इट इज ऑलरेडी हैंडल बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन। मतलब जो भी एक्सेप्शन आ रही है वो पहले से ही हैंडल हो जा रही है पहले कैच ब्लॉक में, ठीक है। दूसरा कैच ब्लॉक तक कंट्रोल कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जब भी मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी चाइल्ड एक्सेप्शन है उसको हम ऊपर लिखें
और उसके बाद पेरेंट क्लास की एक्सेप्शन को बाद में लिखें। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब जी सर। हाँ, क्योंकि हम अगर हम चाहें, जैसे ये एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन सबसे चाइल्ड होती है, अर्थमेटिक की पेरेंट होती है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम रन टाइम एक्सेप्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चाइल्ड है, इसकी पेरेंट ये है और इसकी पेरेंट ये है। बट अगर हम सोचे कि इसको हटा के नीचे लिख दें तो ये एरर देगा। क्या बोलेगा? क्योंकि यहाँ तक कंट्रोल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं कि यहाँ तक आए कंट्रोल, क्योंकि या तो ये हैंडल कर लेगा, और अगर नहीं भी हैंडल करेगा तो एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक है, वो सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, इसलिए यहाँ तक कंट्रोल पहुंचेगा नहीं, इसलिए ये एरर देगा। तो हमेशा इसको हमको एक्सेप्शन के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो हमेशा अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख रहे हो तो हमेशा सबसे पहले जो कैच ब्लॉक होगा ऊपर वाला, वो हैंडल करेगा किसको? चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन को। फिर उसके बाद उसकी पेरेंट, उसके बाद उसकी पेरेंट, उसके बाद उसकी पेरेंट। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलो आज की क्लास का टाइम हो गया, तो कल हम पढ़ेंगे नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, मतलब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कैसे